गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे फ्रांस रेवोल्यूशन। तो फ्रांस रेवोल्यूशन में फोर जो है आपका पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, जो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं ने शुरू से ही क्या फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। और शुरू में क्या था कि महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज ही किया करती थी। उन्हें जो तीसरे स्टेट्स होते, अब हमने पढ़ा था सारे स्टेट्स, किस स्टेट्स, कुलीन स्टेट, पादरी, जो कुलीन वर्ग के जो फर्स्ट स्टेट होते थे उसमें कुलीन वर्ग में ये लोग आते थे, पादरी हुए और राजघराने के लोग हुए। उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज, तीसरे स्टेज पे अधिकांश महिलाएं जो थी वो जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। मतलब जीवन निर्वाह उनके घर की ज़रूरतों के लिए सिलाई बुनाई करके या कुलीन वर्गों के यहाँ पे काम करके या सब्जियां वगैरह बेच के, घरेलू काम करके ही वो अपना जो रोजी रोटी थी, उसको जीविका थी, उसे चलाया करती थी। और जो पढ़ने का अधिकार भी था वो महिलाओं में उन लोगों को था जो कि कुलीन वर्ग की लड़कियां थी या तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार की लड़कियां थी, उन्हें ही कॉन्वेंट में वो पढ़ पाती थी। बाकी की महिलाएं सिर्फ घर के कामकाजों में और पुरुषों के सहायता करने में ही रहती थी। महिलाओं ने फिर क्या हुआ, महिलाओं में भी जागृति आई और महिलाओं ने अपने हितों के लिए क्या किया, उन्होंने भी चर्चा करने के लिए खुद ही राजनीतिक क्लब बनाए और अखबार भी शुरू किए। इससे जो विभिन्न नगरों में जो महिलाएं थीं, उन्होंने जो अपने, इससे क्या हुआ कि महिलाओं में जागरूकता फैल गई। अब इसके बाद क्या होता है कि महिलाओं ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मांग करी कि उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जाए, सामान्य काम के लिए सामान्य मजदूरी होनी चाहिए। उन्हें मताधिकार का भी और अधिकार होना चाहिए और राजनीतिक अधिकार, उन्हें सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो जो प्रारंभिक वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार थी, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाले कानून बनाए। उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें लड़कियां अनिवार्य रूप से पढ़ सकती थी, अपने मर्जी से शादी भी कर सकती थी और मतलब कानूनी तौर पे अर्जी भी दे सकती थी। मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का, कानूनी रूप से तलाक के लिए अर्जी देने का अधिकार था। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर क्या हुआ, जब ये क्रांतिकारी सरकार खत्म हुई, उसके बाद जो आतंक के राज आया, उसमें फिर महिलाओं के जो अधिकार उन्हें मिले थे, इन पे वापस से, इन गतिविधियों पे उन्हें जो अधिकार मिले थे उन्हें वापस से रद्द कर दिए गए और महिलाओं ने की जो राजनीतिक गतिविधियां थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और बहुत सारी जो प्रमुख महिलाएं थीं उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ को तो फांसी पे भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन था वो अगली सदी में भी चला और बहुत सारे देशों में भी चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। मतलब महिलाओं को चुनाव के समय मत देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। उसके बाद उन्हें यह अधिकार कब मिला, फ्रांस में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। अब इसके बाद होता है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा सभी जानते हैं, लोगों को खरीदना, बेचना और फिर उन लोगों को जिन्हें खरीद कर लाया जाता है उनसे काम करवाना, ये दास प्रथा कहलाती है। तो क्या हुआ, फ्रांस में के जो उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। ठीक है, तो जो दास लोग होते थे, लोग जो अमीर लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपरिचित और दूर देश से काम करने के लिए यूरोपियों
की अनिच्छा का मतलब था अब जो यूरोपीय लोग थे वो काम नहीं करते थे बागानों में और दूसरी जगह। अब काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत रहती, तो दूसरे जगहों से दास खरीदे जाते और उन्हें फिर उन बागानों में और दूसरी जगह उन्हें मजदूरी उनसे करवाई जाती थी। इस तरह जो दास प्रथा थी और दास प्रथा का जो दास खरीदने बेचने का जो व्यापार था वो काफ़ी समृद्ध बन गया था। बहुत सारे नगरों में ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था। अब क्या होता है, फ्रांस में 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा हुई। नेशनल जो असेंबली थी उसमें लंबी बहस हुई कि व्यक्ति की मूलभूत अधिकारों उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, मतलब सभी को अधिकार दिया जाए कि नहीं। परंतु दास व्यापार पर जो निर्भर व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, मगर ये प्रस्ताव पारित हो गया और सन 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित किया गया। मगर ये जो कानून था वो छोटी ही अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष के बाद जब नेपोलियन वापस शासन में आए, जब नेपोलियन का शासन हुआ फ्रांस पे, तब उसने ये दास प्रथा को वापस से लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया और ये वापस से दास प्रथा शुरू हो गई। और दास प्रथा जो है इसका सही मायनों में जो उन्मूलन है वो 1848 में किया गया। अब इसके बाद जो है हमारा अगला वो है क्रांति और रोज़ाना ज़िंदगी, मतलब जो क्रांतियाँ हुई फ्रांस में और उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी में पड़ने वाले प्रभाव। अब क्या हुआ, जब ये क्रांतियाँ हुई, बहुत सारा बदलाव हुए जो फ्रांस में, उसमें एक बदलाव ये हुआ कि जो प्रेस थी उसे आज़ाद कर दिया गया, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, अखबारों को स्वतंत्र कर दिया गया। अखबार स्वतंत्र होने से क्या होता है कि लोगों को अपने विचार, अपनी बात रखने का मौका मिल गया। तो लोगों के समक्ष, जनता के समक्ष ज़्यादा फिर अखबार और न्यूज़पेपर पब्लिश हुए और लोग उसमें अपनी बातें रखने लगे और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, नगरों में, गाँवों में, हर जगह लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला और दूसरों की बात सुनने का। पहले क्या था, शिक्षित लोग बहुत ही कम थे। चलिए अब इसका सारांश देख लेते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांतिकारी जो शासन था उसके बाद फिर नेपोलियन का शासन आया फ्रांस में। उसने क्या किया, जो पड़ोस के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा शुरू कर दी, मतलब जो आसपास के दूसरे देश थे उनके साथ युद्ध करके उन्हें जीतना शुरू किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शुरू में क्या होता है, नेपोलियन को लोगों ने आधुनिक अग्रदूत माना था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि नेपोलियन अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, नेपोलियन ने क्या किया था, दशमलव पद्धति पर आधारित जो नाप तौल था उसे चलाया था। शुरू में लोगों ने नेपोलियन को मुक्तिदाता लगा, लेकिन उसके बाद जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर वे जल्दी ही सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। और फिर क्या होता, आखिरकार 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वालों उनके क्रांतिकारी उपायों का असर उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी समय बाद सामने आया। जो क्रांतिकारी जो विचारधारा थी उसका असर नेपोलियन के मरने के काफ़ी समय के बाद। अब स्वतंत्रता और जनवादी जो अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार जो थे वो 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर क्या होता, बाकी के जो यूरोपीय देश थे वहाँ भी ये विचार फैल गए गणराज्य बनने के, और जो राष्ट्र था उसको संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना का ये विचार बाकी के जो दूसरे यूरोपीय देश थे वहाँ भी ये फैलने लगा था। लोग दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों की प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे जो कि ये भारत के थे। ये चैप्टर जो था अपना फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, ये यहीं पे आज कंप्लीट हो जाता है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी।